गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं अपनी नेक्स्ट जो ये आपकी स्टडी चली हुई है, तो इसमें हम करते हैं आज चैप्टर 3 है क्लास 9th का, और चैप्टर का नेम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसे कुछ नोट्स हैं इम्पोर्टेंट जो आपके पता होने बहुत ही ज़रूरी हैं। आज हम उनका यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। जनरली आप जो कंटेंट है वो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ें काफ़ी इजी लगने लगेंगी और काफ़ी आसानी से समझ भी आ जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। एटम क्या है ये आप चैप्टर 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एटम्स क्या होते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। मैटर के सबसे छोटे जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपके एटम होते हैं, और ये एटम्स जनरली ये कहा जाता है कि दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और ये ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन होती है। एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स आर कंबाइंड। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम, ठीक है जी। और जब हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं व्हेन एटम्स ऑफ सेम टाइप्स आर कंबाइंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कराने के लिए यहाँ पे कुछ लॉ। तो फर्स्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा जो मास होता है वो कंजर्व रहता है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट है उसे हम उसका मास कह देते हैं। तो ये जो लॉ दिया गया था इट वाज गिवन बाय ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट है उसे हम उसका मास कह देते हैं। 1774 में ये लॉ दिया गया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट, एक फ्रांस के केमिस्ट थे एंटोइन लैवोजियर। 1774 में ये लॉ उन्होंने दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि मैटर या जो मास है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड। किसी भी मास को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, मीन्स पैदा कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। मीन्स जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहता है। और दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो भी मास होता है रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल होता है किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझेंगे? देखिए, आपने कोई केमिकल रिएक्शन कराई जिसमें रिएक्टेंट था आपके पास कार्बन, कार्बन के साथ आपने ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया। आप ये कहें कि कार्बन को आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखिए कार्बन का वेट, ठीक है, कार्बन के एक एटम का वेट 12 ग्राम, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक जो नंबर होता है वो 6 होता है, तो वेट इसका डबल, ठीक है, 12 ग्राम। और ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो होता है आपके यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो एक एटम का 16, दूसरे का 16, टोटल हो गया 32। अब आप देखिए कि जितना आपने मास रिएक्टेंट का लिया उतना ही मास हमको यहाँ पे किसका मिला? प्रोडक्ट का मिला। 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम इक्वल टू 44 ग्राम। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो मास होता है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। सेकंड आपका लॉ है
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शन हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आपकी कोई रिएक्शन होती है और वो उसको फॉलो करती है। इट वॉज गिवन बाय लुइस प्रॉस्ट, 1799 में ये लुइस प्रॉस्ट ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशो, किसी भी केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम ही एलिमेंट कंबाइन करेंगे और वो एलिमेंट भी एक सेम ही रेशो में रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वाटर है, वाटर किसी भी सोर्स से आप ले लीजिए, चाहे आप टैप से ले लीजिए, चाहे आप सी वाटर ले लीजिए, चाहे आप रेन वाटर ले लीजिए, सभी का फॉर्मूला आपको पता है, वाटर का H2O होता है। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो भी आपने केमिकल कंपाउंड यहाँ पे लिया है, ठीक है, वाटर आपने लिया है, तो हर एक सोर्स ऑफ वाटर में जो एलिमेंट्स होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे और जो रेशो होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 ही होगा। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का, तो रेशो बन गया 2:1। और इसमें एक थोड़ा सा और वो ऐड करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन, ये डिपेंड नहीं करता कि आपने किस मेथड से उसको बनाया और किस सोर्स से आपने उसको लिया, ये इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता। हमेशा उसका फॉर्मूला और उसके एलिमेंट्स का रेशो सेम ही रहेगा किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का। फॉर एग्जांपल देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड वाटर आपने लिया, हमेशा इसका जो रेशो है, ठीक है, इसके मास का जो रेशो है, ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया था वो उनके नंबर ऑफ़ एटम्स का रेशो बताया था। अभी जो रेशो आप देख रहे हैं वो उसके मास का रेशो है। हाइड्रोजन का जो वेट है वो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन का 16, तो रेशो हो गया 1:8। तो आप किसी भी सोर्स से आप वाटर लीजिए, यही रेशो आपको एलिमेंट्स का और उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो आपके सेम रहने हैं, ठीक है, और वो रेशो भी आपका सेम ही रहना है। अब है नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, इस एक्सपेरिमेंटल के थ्रू इस लॉ को हम कैसे समझते हैं। तो क्या किया है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आर टेकन, सॉल्यूशन लिया गया सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया गया इन द 2 लिम्स मतलब 2 पार्ट, उसके 2 हिस्से, ऑफ एन एच शेप ट्यूब, एच शेप की ट्यूब थी, उसमें लिया गया सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। ट्यूब को सील किया गया और वेट प्रिसाइजली मतलब एग्जैक्टली उसको वेट किया गया। द 2 रिएक्टेंट आर मेड टू रिएक्ट बाय इन्वर्टिंग द ट्यूब, हमने ट्यूब को इन्वर्ट उल्टा कर दिया और रिएक्ट करने दिए दोनों के दोनों रिएक्टेंट। उसके बाद ये रिएक्शन होगी जी, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इट फॉर्म्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को अनडिस्टर्ब रखते हैं कुछ टाइम के लिए, जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और उस ट्यूब को फिर से वेट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि वेट बिफोर द रिएक्शन इक्वल है वेट आफ्टर द रिएक्शन। पहले भी वही वेट था उसका जब रिएक्टेंट थे, और जब प्रोडक्ट बने तब भी वही वेट था, वो सेम था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि जितना भी रिएक्टेंट आप ले रहे हैं उतना ही उससे प्रोडक्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट है इसका लिमिटेशन। इसकी एक लिमिटेशन थी कि जो ये लॉ है ये बेटर काम नहीं करता कब, जब आप कंपाउंड को उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखे होंगे हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, ये आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है, इसमें जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, ये एक ही एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो नेचर में पाई जाती हैं, और इसमें हमेशा एटॉमिक वेट तो डिफ़र करता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। तीनों केसेस में एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही है, ठीक है, लेकिन वेट अलग अलग है। यहाँ पे वेट एटॉमिक वेट 1, यहाँ पे एटॉमिक वेट 2, यहाँ पे एटॉमिक वेट 3। तो ये जो लॉ है ये आइसोटॉप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है।
नेक्स्ट है आपकी जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, दिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेन करती है फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इन दोनों को फॉलो ये करती है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जॉन डाल्टन का इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इनका जो बर्थ हुआ था, बॉर्न इन ए पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड, और उन्होंने अपना जो कैरियर था वो 12 ईयर से एज ए टीचर स्टार्ट कर दिया था। आफ्टर 7 ईयर्स वो स्कूल के प्रिंसिपल बने। 1793 में वो मैनचेस्टर के लिए चले गए और वहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉलेज में टीच किया। ज़्यादातर टाइम उन्होंने अपनी लाइफ का टीचिंग में और रिसर्च में ही निकाला, और 1808 में उन्होंने एटॉमिक थ्योरी पब्लिश की, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मींस बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो देखिए क्या है ये थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो भी मैटर है, whether an element or a compound or a mixture is composed of small particles, कि कोई भी मैटर हो उसके फॉर्मेशन में, उसके बनने में स्मॉल पार्टिकल्स लगे हुए हैं और जिनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, हर एक मैटर एटम से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इनका जो पॉइंट है पोस्टुलेट्स थ्योरी का, वो यही है, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेनी टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से हर एक मैटर बना हुआ है, जिन टिनी पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं, और ये ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड देखिए, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब आप इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, आप इन्हें और स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ना तो आप केमिकल रिएक्शन में इनको डेस्ट्रॉय कर सकते हो और ना ही केमिकल रिएक्शन में आप इन्हें क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। थर्ड है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यदि आप किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स लेते हो तो वो आइडेंटिकल, उनका सेम तो मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। सपोज हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके आप एटम लेते हो, हाइड्रोजन एटम 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, सभी का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक वेट सेम रहेगा, सबका जो केमिकल रिएक्शन होंगी किसी के साथ वो सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यदि आप अलग अलग एलिमेंट्स के एटम लेते हो तो ऑब्वियस है उनका मास भी अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगे। अब आप सोडियम एलिमेंट का एटम सोडियम लेके चलते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप क्लोरीन एलिमेंट का, ठीक है, एटम क्लोरीन लेके चलते हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, दोनों का मास अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है और उनकी केमिकल रिएक्शन भी अलग है। नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन ए रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। जब भी कंपाउंड बनता है एटम्स के जुड़ने से, तो एटम्स हमेशा होल नंबर में ही जुड़ते हैं, फ्रैक्शन में कभी नहीं आते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास है वाटर है, सपोज करिए, तो देखिए यहाँ पे 2 एटम आए हैं किसके, हाइड्रोजन के, और 1 किसका आया, ऑक्सीजन का। तो ये क्या है, एक होल नंबर रेशो, 2:1। तो यही बात वो कहना चाह रहा है। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ जो डेफिनेट प्रोपोर्शन था। जो नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। वाटर आप किसी भी सोर्स से ले लीजिए, उसके नंबर ऑफ एटम्स, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसका वेट, एटॉमिक वेट या उसका मॉलिक्यूलर मास, वो हमेशा सेम ही रहना है, ठीक है, चाहे वो आपने किसी भी सोर्स से लिया हो। तो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप कर चुके हैं और इसमें एक पॉइंट कहा गया है कि ही एज्यूम्ड दैट द सिंपलेस्ट कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स मस्ट बी बाइनरी। इसमें कुछ लिमिटेशन थी कि जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है
इन्होंने इसको एज्यूम किया था, माना था सिर्फ बाइनरी कंपाउंड के लिए, जिसमें दो ही आपके अलग अलग एलिमेंट्स जुड़कर कोई कंपाउंड बनाते हैं। ये थ्योरी मेनली उसी के लिए एप्लीकेबल मानी गई थी इनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम फर्दर और बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई और हायर मॉलिक्यूलर मास वाला कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज करें ग्लूकोज हम ले लेते हैं C6H12O6, ठीक है, या क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इनकी तरफ आते हैं तो ये थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो फिट नहीं बैठते, ठीक है। इसी के लिए